बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी विषय के दांत सब्जेक्टिव नोट्स बिहार बोर्ड एग्जाम टाइली पाठ 2 शीर्षक विषय के दांत। लेखक नलिन विलोचन शर्मा। जन्म 18 फरवरी 1916। मृत्यु 12 सितंबर 1961। 1 नलिन विलोचन शर्मा की जीवनी को लिखिए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे महान विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी आरंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई थी और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एम.ए. किए। वह हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा राज्य विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किए। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। 2 कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर कहानी के शीर्षक की सार्थकता विषय का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है। साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रहा है। 3 सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर सेन साहब के परिवार में लड़के लड़कियों के पालन अलग नियम, पोषण में अलग नियम, शिक्षा, खेलना, घूमना, इन सब में अलग अलग नियम कानून था। सेन साहब के परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम था। लड़कियां ज्यादा बोल नहीं सकती थी, जबकि उनका एक बेटा था जिसके लिए कोई नियम नहीं था। 4 खोखा किन मामलों के अपवाद था। उत्तर सेन साहब के पोते का जन्म उस समय हुआ जब उनके 5 लड़कियां थी तथा उनका कोई पुत्र नहीं था। उस समय उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो उनके बुढ़ापे का अंतिम सहारा था तथा वह मूर्खता और उद्दंडता में अपवाद था। 5 सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। उत्तर सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा था। उनको इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती था। उसका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब की कंपनी का एक बढ़ई घर आकर घंटे उसके साथ ठोक पिट करता था। 5 सप्रसन व्याख्या कीजिए। क लड़कियां क्या है? कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विषय के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब के 5 लड़कियां हैं। ये सभी लड़कियां कठपुतलियां जैसी है, यानी वे नियम के साथ चलती है। मानो तो सचमुच में यह सन कठपुतलियां ही है, क्योंकि उनकी शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव है जो उनके माता पिता के द्वारा दिया गया है। ख खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों नए सिद्धांतों को भी बदल लिया था। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विषय के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां होने के बाद उनके यहाँ खोखा का जन्म हुआ जो उनके आंखों का तारा था, जो सेन साहब का इकलौता पुत्र था, जो स्वभाव से अच्छा नहीं था। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था। वह किसी भी चीज को ज्यादा तोड़फोड़ ही करता रहता था, जिससे दंपति को लगता था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियर बनने का है। वह लाखों गलती करता था, फिर भी उन लोगों ने खोखा के स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांत को ही बदल लिया था।
ग ऐसे ही लग के आगे चलकर गुंडे चोरों और डाकू बनते हैं। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब के एक नई गाड़ी होती है, जो नया मॉडल का 7500 में आई है। उसको मदन छूने का प्रयास करता है, जिसको देखकर ड्राइवर उससे झगड़ने लगता है तथा ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है और रोबदारी के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ, फिर ऐसी हरकत नहीं करने देना। उसी समय सेन साहब के मुंह से निकलता है कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। घ हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी पाठ के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जहां खोखा एक अमीर बाप का लड़का रहता है, जबकि मदन एक गरीब परिवार का था। खोखा गरीब बच्चों के साथ तो खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसका विरोध करता था। वह अपने टीम में खोखा को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि खोखा हंस है, जबकि मदन कौवा का रूप माना गया है तथा यह दोनों मिलने को आतुर है। 6 सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह का उत्तर दिया। उत्तर सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों से बार बार कहते थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा। वह इस बात को हमेशा बोलते रहते थे, यहाँ तक उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में उसी थे। उसी बीच पत्रकार मित्र महोदय कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले एक नेक सभी व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, उसके बाद वह जो चाहे बन सकता है। 7 मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। उत्तर मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार पिता के पुत्र को आदर्श के रूप में बताया है। लेखक बताना चाहते हैं कि पिता को अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए और पुत्र को भी पिता का अनुसरण करना चाहिए। 8 काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। उत्तर खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण टूल था। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि गिरधर लाल और सेन साहब के बीच एक मालिक और नौकर की भावनाएं चल रही थी, लेकिन उन्हीं का लड़का मदन और खोखा के बीच एक अधिकार की लड़ाई हो रही थी। वहां दोनों के बीच से स्वाभिमान टकरा रहे थे। जहां खोखा सेन साहब का लड़का था और मदन गिरधर लाल का बेटा था। लेखक ने दोनों के स्वाभिमान का एक जीता जागता चित्र खींचा है। 9 महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालात में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर लेखक ने इन पंक्ति में समाज के बीच उत्पन्न हो रही बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपनी दरिद्रता के कारण महल वालों की ही सहायता करते हैं। महल वाले झोपड़ी वाले में फुट डालते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। 10 रोज रोज अपने बेटा मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। उत्तर गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते थे, आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे मारने के बजाय सीने से इसलिए लगा रहे हैं
कि उसे पहली बार झोपड़ी वाले की जीत की महक मिली है। वो पुराने समय से चलती आ रही परंपरा के घेरे से बाहर आए हैं, उन्हें आजादी का स्वाद महसूस हुआ है। 11 सेन साहब, मदन, काशू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। क सेन साहब एक इंजीनियर थे। वे अमीरी गरीबी के बीच हमेशा भेदभाव रखते थे। वे अपने लड़के पर विशेष ध्यान देते थे, उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे इस बात को अपने मित्रों के सामने दोहराते रहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन लड़कियों के लिए उन्होंने कठोर नियम बना रखी थी। लड़कियां उनकी नजर में एक कठपुतलियां थी, वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं नहीं जाती थी। ख मदन गिरधर का इकलौता पुत्र था। वह खेलने में बहुत माहिर था और किसी का भी नुकसान नहीं करता था। वह अपनी माता पिता की बात हमेशा मानता था। लंबे समय से चलती आ रही परंपरा को उसने एक ही पल में तोड़ दिया। वह समाज की जांचों में यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब वाले ही अमीर वाले पर अपना स्वाभिमान दिखा सकते हैं, जिसके बदौलत गिरधर लाल को अपने बेटा पर आज बहुत गर्व है। गिरधर लाल एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वह सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली किरानी था, जिसे सेन साहब हमेशा हीन दृष्टि से ही देखते थे। उसे वह एक बहुत छोटा नौकर समझते थे। सेन साहब उसे जब भी बुलाते थे, वह इनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता था। मदन की छोटी सी गलती के कारण गिरधर लाल को सेन साहब के फैक्ट्री से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। 12 आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? उत्तर, मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि उसने लंबे समय से चलती आ रही परंपरा को तोड़कर अमीरों पर गरीबों का स्वाभिमान दिखाया है, झोपड़ी वाले को महल से ऊपर दिखाया है। 13 आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर, कहानी आरंभ से लेकर अंत तक व्यंग पर आधारित है। यह समाज के आदर्शों की सच्चाई को समाज के समूह रखना चाहते हैं। कहानी के प्राय सभी पंक्ति व्यंग्यात्मक है। टैग्स